हेलो किड्स, आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की बात करेंगे और हमारा कंसंट्रेशन होगा माइटोसिस के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है। ठीक है, हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में आप माइटोसिस भी पढ़ते हैं, आप मियोसिस भी पढ़ते हैं। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और इसके अलावा आप सेल डिवीज़न में एमाइटोसिस भी पढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात कि सेल साइकिल है क्या। जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है, कि पुरानी कोशिकाओं से या पेरेंटल सेल से ही डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, पेरेंटल सेल से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल अपने आप नहीं बनती है, सेल जो होती है वो डिवाइड करती है और डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। अब जब एक सेल दो सेल बनाती है, दो सेल में एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होती है तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल में हम ये हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ये होगा कि जो एक सेल है वो डिवाइड कर कर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये माइटोसिस में जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा और जो मियोसिस में जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। मतलब समसूत्री विभाजन का जो प्रोसेस होगा सेल डिवीज़न का वो डिफरेंट होगा एज कंपेरेबल टू द मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में। सबसे पहले हम सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल एक सीरीज़ है इवेंट का, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेल जो होती है वो ग्रो करती है और डिवाइड करती है। मतलब दो काम हो रहे हैं सेल साइकिल के अंदर, एक तो ये ग्रो कर रही है और डिवाइड कर रही है। जैसा कि अगर अपन डायग्राम में देखें कि ये एक मदर सेल है, ठीक है, ये मदर सेल है, डिप्लॉयड है क्योंकि इसमें 2n लिखा हुआ है। ठीक है, हम माइटोसिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बेटा आज। ठीक है, माइटोसिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अब हमने ये देखा कि ये मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल अब डॉटर सेल्स का निर्माण करेंगी। डॉटर सेल्स का निर्माण करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सेल होगी, पेरेंटल सेल जो होगी, वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रो करेगी। मतलब यहाँ पर डायग्राम में सेल को सेम साइज़ का बता रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल की साइज़ जो होगी ये बड़ी होगी, ये ग्रो करेगी। ठीक है, सेल ग्रो करेगी। ठीक है, और अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवीज़न के लिए। ठीक है, मतलब जो डॉटर सेल्स है वो डिवाइड होंगी, मतलब जो मदर सेल है या जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड होंगी, लेकिन डिवाइड होने से पहले उनको अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो मदर सेल ग्रोथ करती है, ग्रो करती है, और ये एक इवेंट है या एक प्रोसीजर है। ठीक है, और ये ग्रो करने के बाद में डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। तो जब ये ग्रो करती है, ये ग्रो करती है, ये जो फेज कहलाता है वो कहलाता है इंटरफेस। ठीक है, जब सेल, एक पेरेंटल सेल जब ग्रो कर रही है तो ये फेज कहलाता क्या है, इंटरफेस। ठीक है, और जब इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद में कि भाई हमें अब डिवाइड होना है, ठीक है, क्योंकि ग्रो कर लिया है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो गड़बड़ा गया है। तो अब इनको क्या करना है कि भाई अब गड़बड़ा गया है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, तो इनको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो सेल्स होंगी उनको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये सेल जो है ये बराबर जो भी इनके मटेरियल होता है, पेरेंटल सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड होती है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो वो डॉटर सेल्स को देती है वो बिल्कुल पेरेंटल सेल के समान ही होते हैं। कि मतलब कि हमारे मम्मी पापा है, हमारे मम्मी पापा के आपके जो पेरेंट है उनके दो बच्चे, तो अगर मदर फादर है तो अगर वो डेयरी मिल्क लाए हैं तो वो दोनों को डेयरी मिल्क देंगे। एक को ये नहीं है कि 5 स्टार को डेयरी मिल्क दे दी। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों बच्चों को डेयरी मिल्क पसंद है तो उन दोनों को डेयरी मिल्क ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी पेरेंट जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जो भी मटेरियल है वो दोनों डॉटर सेल्स में बराबर मात्रा में देगी। तो माइटोसिस में ये एक
बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपोजिशन है एक आपके पेरेंटल सेल के अंदर, ठीक है, पेरेंटल सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो अपनी डॉटर सेल्स को भी वही मटेरियल बराबर मात्रा में देना पड़ता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मदर सेल में, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें कि अगर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम है। अगर एक पेरेंटल सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होगा कि भाई जब पेरेंटल सेल डिवाइड कर रही है और ये दो डॉटर सेल बना रही है, तो ये दोनों डॉटर सेल्स के पास में 46 क्रोमोसोम्स आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई पेरेंटल, माइटोसिस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। तो जैसा पेरेंटल सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उतने ही उन दोनों डॉटर सेल्स को मिलने चाहिए, ठीक है। ये माइटोसिस का नियम है कि यहाँ पर अपन देखिए डायग्राम में, तो ये आपके मदर सेल है, तो यहाँ पर कितना है क्रोमोसोम का कंटेंट 2n है, ठीक है। और जब ये ग्रो कर रही है तो यहाँ पर आप ये देखिए कि दोनों डॉटर सेल को भी इसने बराबर कंटेंट दिया है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो जब डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हुए या इन्होंने डॉटर सेल्स बनाई, जब पेरेंटल सेल ने डॉटर सेल्स बनाई, तो यहाँ पर एक डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और दूसरी डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब कि यहाँ पर जो भी पेरेंटल सेल है उसमें जो भी कंटेंट है, जेनेटिक कंटेंट है, इसके अलावा जो भी मटेरियल है वो अपने दोनों डॉटर सेल्स में वो उसको उतना ही वापस देना पड़ता है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर अपन देखें कि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी, उनमें भी, इस पहली डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है और इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। तो सेल साइकिल मोटा अगर अपन देखें तो सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद में डिवीज़न होता है। ये जो है ये वाला जो है ये क्या है, डिवीज़न, ठीक है। पहले सेल ग्रो करेगी और ग्रो क्या करेगी, इस फेस को हमने क्या नाम दिया, इंटरफेस, ठीक है। और ग्रो करने के बाद में ये सेल जो है ये दो में डिवाइड होगी और ये कहलाता क्या है, डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न, ठीक है। और हम बात करें, मैं बार एक ही बात कर रही हूँ, हम बात करें माइटोटिक डिवीज़न में, जिसमें कि अगर पेरेंटल सेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनके पास में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब सेल साइकिल की चार्ट की हम अगर बात करें तो सेल साइकिल, ठीक है, दो फेजेस से मिलकर बना है, एक हो गया इंटरफेस और एक माइटोसिस। हमने ये बताया कि सेल साइकिल में ग्रोथ होती है और डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हमने मान ली इंटरफेस, ठीक है, और डिवीज़न हमने मान लिया माइटोसिस। इंटरफेस वापस अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे G1, S और G2, ठीक है। इनमें हम देखेंगे कि इस दौरान क्या क्या सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। वैसे इंटरफेस को एक रेस्टिंग फेस बोला गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फेस है, ठीक है। वैसे तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेस बोला गया है, लेकिन ये एक्टिव फेस है क्योंकि जो भी डिवीज़न का जो भी प्रिपरेशन होगा वो इस दौरान होगा, इंटरफेस के दौरान। मतलब डिवीज़न के लिए जो भी प्रोसीजर्स या जो भी मटेरियल्स चाहिए वो सभी इंटरफेस के दौरान होगा, और यहाँ तक कि डीएनए का डुप्लीकेशन भी इंटरफेस के दौरान होगा। और डीएनए का डुप्लीकेशन क्योंकि भाई यहाँ पर जो पेरेंटल सेल में जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होगा, तभी तो वो डॉटर सेल्स में बराबर जाएगा, ठीक है। पेरेंटल सेल में अगर क्रोमोसोम 46 हैं, ठीक है, तो जब ये डुप्लीकेट होंगे, डीएनए मटेरियल डुप्लीकेट होगा, तभी तो हर डॉटर के पास में बराबर पेरेंट के समान क्रोमोसोम नंबर होंगे।
ठीक है। तो सेल साइकिल में इंटरफेस है जो ग्रोथ बताएगा, माइटोसिस है जो डिवीज़न बताएगा, इंटरफेस G1S और G2 फेस होता है, और माइटोसिस, हम माइटोसिस की बात करें, इनको हम M फेस भी बोलते हैं या माइटोटिक फेस भी बोलते हैं, माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेज में माइटोसिस और मियोसिस दोनों आते हैं। माइटोटिक फेज का मतलब माइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। एम फेज, ठीक है, एम फेज या माइटोटिक फेज, उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ठीक है। हम यहाँ पर क्योंकि माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस ये 2 स्टेप्स में होगा, एक होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और साइटोकाइनेसिस मतलब जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, ठीक है। तो अलग अलग फेजेस हो गई सेल साइकिल में, इंटरफेस हो गई और माइटोसिस हो गई। माइटोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। अब कैरियोकाइनेसिस अलग अलग पार्ट या अलग अलग फेजेस से होता है, एक होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है। तो सबसे पहले सेल साइकिल में क्या होगा, इंटरफेस होगी, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल इंटरफेस में मूव करेगी, इंटरफेस से ये माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में होगा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और उससे एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। अब अगर अपन देखें, सेल है 2 मेजर फेस, हमने अभी बात की, इंटरफेस और एम फेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि यहाँ आप देखिए कि ये G1, अभी हमने ये बोला कि ये G1S और G2 फेस, इंटरफेस के जो फेजेस हैं वो है G1S और G2 फेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये G1 फेस है, ये S फेस है और ये G2 फेस है। तो आप ये देखिए कि इंटरफेस है, ये इतना जो है ये क्या है, ये इंटरफेस है। तो मतलब एक सेल साइकिल में इंटरफेस का ड्यूरेशन आप देखिए कि कितना बड़ा है, ठीक है। और जो आपका एम फेज है वो इतना ही है, ठीक है। एम फेज जो है ये वाला एम फेज आपका, ठीक है, माइटोसिस वाला, ये एम फेज जो है वो इतना ही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंटरफेस का जो फेस है वो कितना बड़ा है, कि यहाँ पर G1 फेज भी आ रही है, S फेज भी आ रही है और G2 फेज भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगी सेल, इंटरफेस में क्या करेगी, सेल ग्रो करेगी, और एम फेज में क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये और कैसे, एक होगा कैरियोकाइनेसिस और एक होगा साइटोकाइनेसिस। तो इंटरफेस में इट इज़ अ टाइम व्हेन द सेल ग्रोज एंड एंगेजेस इन डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी सेल डिवीज़न के लिए जो भी प्रोसीजर्स या जो भी मटेरियल्स बनाने हैं वो सारे काम इंटरफेस के दौरान बनेंगे। इट इज़ द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन्स। इंटरफेस क्या है, पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन्स, ठीक है। कि अगर अपन यहाँ देखें इसमें, ये क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस है। तो ये सेल बनी, ठीक है, ये वापस क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो इट इज़ ए क्या, इट इज़ ए पीरियड बिटवीन सेल डिवीज़न। ये 2 सेल डिवीज़न के बीच का जो पीरियड होता है उसको हमने क्या नाम दिया, इंटरफेस, ठीक है। अब एम फेस की बात करें, इट इंक्लूड्स कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ आप देखिए कि प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये सभी किस में आ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, 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 ठीक है, जिसमें कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीज़न होगा। और यहाँ पर एक आ रहा है आपकी क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो फॉर एग्जांपल एक सेल जो है, ठीक है, एक सेल G1 फेज में एंटर करेगी, ठीक है, वहाँ पर ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब G1 फेज में अपन देखेंगे कि क्या क्या होगा, हम इस डायग्राम की अभी बात करें। फिर वो मूव करेगी किस में, S फेज में मूव करेगी, ठीक है, वहाँ पर जो भी इसको काम करना है वो काम करेगी।
उसके बाद ये मूव करेगी G2 फेस में, ठीक है। तो ये क्या है, G1 सेल जब G1 से S और S से G2 फेज में जाती है, तो ये सारी फेजेस किस में आ रही है, हमने एक कॉमन नाम दिया उसको इंटरफेस, ठीक है। तो सेल, एक सेल है, पेरेंटल सेल है, वो माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, एक सेल है वो G1 फेज में गई, फिर S फेज में गई और फिर G2 फेज में गई, और ये तीनों फेज किसकी है, इंटरफेस की, ठीक है। फिर यहाँ से जो है जो भी चेंजेस होके सेल क्या करेगी, कैरियोकाइनेसिस करेगी। कैरियोकाइनेसिस के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हैं, प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और यहाँ के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दो डॉटर, एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, और फिर ये सेल्स वापस किस में जाएंगी, इंटरफेस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि G0 फेस है, यहाँ पर ये G0 फेस। कुछ सेल्स जो होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स जो होती है वो जीवन में आकर ग्रोथ कर लेती है, ठीक है, जीवन में आकर थोड़ी देर ग्रोथ कर लेती है, ठीक है, और फिर ये सेल साइकिल को एग्जिट कर लेती है, मतलब कि अब ये आगे वाले फेजेस में नहीं जाएंगी, ये पर्टिकुलर साइज तक ग्रो कर लिया, उसके बाद में इन्होंने एग्जिट कर दी सेल साइकिल, ये G0 फेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये G0, ठीक है, कि अब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गई हैं, इनको कुछ काम दे दिया गया है, मतलब ये कि डिफरेंशिएट हो गया है, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, ठीक है। वापस से सुनिए कि जो सेल्स हैं वो पहले जीवन में आके हल्का थोड़ा ग्रो कर लेंगी, उसके बाद में कि ये इनको अब डिवाइड नहीं करना है, हमको आगे वाली फेजेस में नहीं जाना है, ना हमें S में ना जाना है, ना हमें G2 में जाना है, ना हमें M फेज में जाना है। तो ये क्या है कि ये जीवन से निकलकर G0 फेज में चली जाती हैं, ये जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट फेज, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, ये स्पेशलाइज्ड हो जाती है और इनको वापस डिवीज़न नहीं करना होता है। लेकिन कभी कभी ये वापस से सेल साइकिल में मूव कर सकती हैं, G1 स्टेज में वापस से सेल साइकिल में मूव कर सकती हैं, और इसको हम बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, कि इनको लगता है कि नहीं भाई हमें डिवाइड होना है, ठीक है, तो ये डी डिफ्रेंशिएशन में आ जाती हैं, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद में फिर इनको लगता है कि नहीं भाई अब हमको डिवाइड नहीं करना है, तो ये क्या करती हैं, रीडिफ्रेंशिएशन, ठीक है। वापस से सुनिए, कुछ सेल्स जो होती हैं उनको डिवाइड नहीं करना होता है कि भाई हम परमानेंट सेल्स हैं, हमें डिवाइड नहीं करना है, तो ये क्या करती हैं, G1 स्टेज में कुछ टाइम ग्रो कर लेती हैं, पर्टिकुलर साइज ग्रो कर लिया, उसके बाद में ये G0 स्टेज में चली जाती हैं, ठीक है। G0 स्टेज जिसको हमने बोला क्विसेंट स्टेज, ठीक है, और ये सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती हैं, ठीक है, क्विसेंट स्टेज बोला, ठीक है, कि हम अब हमको डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो ये G0 में चली गई है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई हमको वापस से डिवाइड करना है, ये डिफ्रेंशिएट हो गई थी, फिर ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स इनको लगता है कि हमें डिवाइड करना है, तो ये क्या करेंगे, ये वापस से सेल साइकिल में एंटर होंगी और उसको हम बोलेंगे क्या, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी डिफ्रेंशिएशन। फिर डिवाइड होने के बाद फिर इनको लगा कि नहीं भाई अब हम डिवाइड कर चुके हैं, अब हमें वापस G0 स्टेज में जाना है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, रीडिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर हम G0 की बात कर रहे थे, ये G0 टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल इनडेफिनेटली, ठीक है, कि ये विड्रॉ कर लेते हैं सेल साइकिल से, ठीक है। और यहाँ पर ये री एंट्री भी, यहाँ पर ये देखिए आपको ये दो एरो बता रखे, री एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये G1 में, ठीक है, फ्रॉम G0 एंटर एट अर्ली G1 फेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में हमने ये बताया कि 3 फेजेस होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज भी बोलते हैं, जनरेशन 1 फेज भी बोलते हैं, और प्री DNA रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है।
प्री डीएनए रेप्लिकेशन। हम ये जानते हैं कि हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने के उतने दोनों डॉटर सेल्स को भी मिलने चाहिए। हर डॉटर सेल को अपने पेरेंटल सेल में जितना भी क्रोमोसोम्स है उतने मिलने चाहिए या प्राप्त होने चाहिए। तो ये क्या है, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज। तो अगर पेरेंटल सेल को अपनी दोनों डॉटर सेल्स को बराबर बराबर अपने बराबर के क्रोमोसोम्स देने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या नाम दिया, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज। G1 फेज, इंटरफेज की कौन कौन सी अवस्थाएं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, सेल साइकिल 2 फेज से मिलकर बनी है, वापस से बोल रही हूँ, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज 3 जिसमें कि ग्रोथ होती है, इंटरफेज 3 फेज से मिलकर बना है, G1, S और G2। इनमें अलग अलग अभी काम चलेगा। फिर एम फेज माइटोसिस या मियोसिस हो सकती है, लेकिन आज हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस में 2 फेजेस होंगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होगा न्यूक्लियस का डिवीज़न या जेनेटिक मटेरियल का डिवीज़न, तो उसमें अलग अलग फेजेस होंगी, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद आएगी साइटोकाइनेसिस। तो इंटरफेज में सबसे पहला फेज है G1 फेज, इसको गैप 1 फेज, जनरेशन 1 फेज या प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। दूसरा है S फेज या सिंथेटिक फेज या डीएनए रेप्लिकेशन फेज। अब यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर इंटरफेज के S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, इंटरफेज के S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन फेज होगा। अब क्योंकि अब ये आप देखिए कि सेल साइकिल जो है ये एक साइकिल है और एक पर्टिकुलर पाथ में ही चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले G2 फेज होगा, फिर M फेज होगा, फिर G1 होगा, फिर S होगा, नहीं। पहले सेल G1 में जाएगी, फिर S में जाएगी, फिर G2 में जाएगी और M फिर माइटोटिक फेज में जाएगी, और ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर G1 फेज को हमने क्या बोला, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज, कि डीएनए रेप्लिकेशन फेज के पहले वाली फेज है G1 फेज, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज। ठीक है, S फेज को सिंथेटिक फेज, डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। G2 फेज को गैप 2 फेज, जनरेशन 2 फेज या पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज। डीएनए रेप्लिकेशन फेज के बाद की फेज है, इसीलिए इसको हमने बोला पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज, या फिर इसको हम बोलते हैं प्री माइटोटिक गैप फेज। अब इसी के बाद G1 S G2 इंटरफेस खत्म, और G2 से जो सेल है वो एंटर कहाँ करेगी, M फेज में, माइटोटिक फेज में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया हमने, प्री माइटोटिक गैप फेज, माइटोटिक फेज के पहले वाली फेज, इसीलिए इसको नाम दिया हमने क्या, प्री माइटोटिक गैप फेज। अब G1 फेज में क्या होगा, ठीक है, आपकी ये जो G1 फेज है, ये जो G1 फेज है, G1 फेज, ठीक है, सेल जब एंटर की, पेरेंटल सेल एंटर की, तो G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज में प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पर क्या, जो भी S फेज में जो भी मटेरियल है उसकी तैयारी कहाँ होगी, G1 फेज में। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल जो S फेज के लिए चाहिए वो सारा कहाँ पर तैयार होगा, G1 फेज में। ठीक है, G1 फेज में वो तैयार होगा। ठीक है, कि भैया आपको सब्जी बनानी है, तो किचन गार्डन में आपने सब्जी लगाई है। ठीक है, तो पहले सब्जी उगाने की तैयारी आपने किचन गार्डन में की है, उसके बाद कहीं आप उसको तोड़ के और फिर उसकी सब्जी आप बनाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए, कि डीएनए रेप्लिकेशन है तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, तो उनके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर G1 फेज में तैयारी हो जाती है। अब प्रोटीन्स का निर्माण है, तो प्रोटीन्स के लिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए क्या क्या चाहिए, mRNA, tRNA, rRNA, ये भी G1 फेज में। ठीक है, इसके अलावा अब दोनों डॉटर सेल्स में बराबर बराबर मात्रा में कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल्स भी जाने चाहिए, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स की भी तैयारी चल रही है।
और सारा जो काम है वो बिना एनर्जी के तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी भी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि एक क्रोमोसोम को जब स्पिंडल फाइबर पोल की तरफ खींचता है तो उसमें करीब 30 एटीपी लगते हैं, 30 एटीपी। तो आप ये सोचिए कि हमारे तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है और खाली एक क्रोमोसोम को माइटोटिक प्लेट से पोल की तरफ खींचने में 30 एटीपी लगते हैं। अब नेक्स्ट फेज है आपका क्या, इंटरफेस। इसको हमने सिंथेटिक फेज या डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोला है। यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होगा। इसके साथ में यहाँ पर तारका या सेंट्रियोल्स भी ड्यूप्लीकेट करेंगे, ठीक है। अब ये सारी तैयारियाँ चल रही है, ठीक है, सेल को डिवाइड होना है, इसीलिए इसमें क्या है कि ये तैयारियाँ कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स भी क्या करेंगे, ये ड्यूप्लीकेट करेंगे। और इसके अलावा अब यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है तो हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन क्या करेंगे, ये डीएनए को क्या करेंगे, डीएनए को कुंडलित करने में, ठीक है, कंडेंस करने में हेल्प करेंगे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब एक जो कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है, हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर यहाँ एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप एक कॉन्सेप्ट ये देखिए कि n इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, n इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और c इक्वल टू कंटेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कंटेंट, ठीक है। जब एस फेस होती है, ठीक है, आप ये देखिए कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1n। तो इसका जो डीएनए कंटेंट होगा वो क्या होगा, 1c। और जो डीएनए कंटेंट है उसकी यूनिट होती है pg या पिकोग्राम, पिकोग्राम, ठीक है। अगर आप हैप्लॉइड सेट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 1n, तो इसका डीएनए कंटेंट क्या हुआ, 1c। लेकिन जब ये ड्यूप्लीकेट करेगा तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 1n है, लेकिन इसका डीएनए कंटेंट क्या है, ये डबल हो चुका है, 2c, ठीक है, 1c से क्या हुआ है, 2c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर अगर आप डिप्लॉइड सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2n है, ठीक है, और यहाँ पर जो कंटेंट है वो 2c है। लेकिन जब ड्यूप्लीकेट करेंगे तो ये नंबर क्या रहेगा, 2n, ठीक है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या होगा, ये 4c हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही रहा, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो वही रहा, लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया। यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर जब एस फेस में जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम वही है, ये एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो है वो ये क्या हो गया, 2c हो गया, और ये क्रोमोसोम 1n ही रहा, ठीक है, ये 1n ही रहा यहाँ पर जब मैंने ये डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम नंबर एक ही क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हम सेंट्रोमियर से देखते हैं, ठीक है, कि सेंट्रोमियर, अगर ये सेंट्रोमियर, ये फॉर एग्जांपल ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे तो ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर एक ही है, इसीलिए ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है, इसीलिए ये 2c है। समझ में आया? वापस से सुनिए कि भाई सिंथेटिक फेज में ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंथेटिक फेज में,
ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसका जो भी जेनेटिक डीएनए कंटेंट है, ठीक है, डीएनए कंटेंट है वो आपका क्या होगा, ये इसको हमने 1C मान लिया। लेकिन जब ये डुप्लीकेट होगा, ये डुप्लीकेट हुआ, डीएनए कंटेंट तो डुप्लीकेट हो गया, तो डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट होके क्या बन गया, 2C, ठीक है। और क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर तो एक ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ठीक, तो सिंथेटिक फेज में 2n = 4C हो जाता है। 2n सॉरी क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही रहता है, क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही रहता है, लेकिन जो आपका जेनेटिक कंटेंट है या जो डीएनए कंटेंट है वो 4C हो जाता है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर भी देखें तो G1 फेस में यहाँ पर आप देखिए कि ये आपके क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन थ्रेड है, सॉरी, ये यहाँ पर सिंथेटिक फेस में क्या हुआ, डीएनए सिंथेसिस हुआ और आपको दिखेंगे पास पास में दोनों जो आपके जेनेटिक थ्रेड्स हैं, डीएनए थ्रेड्स है वो पास पास दिख रहे हैं। यहाँ पर G2 फेज में आपको दिख रहे हैं डबल हो गए हैं, यहाँ पर ये थ्रेड ये एक था और यहाँ पर देखिए कि ये आप यहाँ पर बीच में आपके सेंट्रोमियर होगा और डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया और एम फेज में ये कंडेंस होते जाएंगे, ये आपको इस साइकिल में भी दिख रहा होगा। अब इंटरफेज की नेक्स्ट फेज जो है वो है G2 फेज या जिसको गैप 2 फेज या जनरेशन 2 फेज या पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज या प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। अब क्योंकि अब क्रोमोसोम्स को हमें बराबर बराबर डॉटर सेल्स में देना है तो इसके लिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए जो भी मटेरियल है वो चाहिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होगा और एटीपी तो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो अभी हमने सेल साइकिल की बात की, इंटरफेस की बात की। इंटरफेस में G1 फेज डीएनए का डुप्लीकेशन जो हो रहा है वो S फेज में हो रहा है कि डीएनए कंटेंट तो डुप्लीकेट हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही हैं, सेम है, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं हो रहा है। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो वो क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, इसीलिए जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया है लेकिन आपके क्रोमोसोम नंबर वही है, वो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम एम फेज की बात करते हैं या माइटोटिक फेज की बात करते हैं। एम फेज में हम माइटोसिस की बात करें तो इसको हम सोमेटिक सेल डिवीज़न या इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंटल सेल से जो भी मटेरियल है वो दोनों डॉटर सेल्स को बराबर बराबर मिल रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। मोस्टली ये सोमेटिक सेल में पाया जाता है या डिप्लॉइड सेल में पाया जाता है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस जो है वो पाई जाती है और यहाँ पर आपके जर्म सेल्स में आपके जो मल्टीप्लिकेशन फेस है, ठीक है, जर्म सेल्स में मल्टीप्लिकेशन फेस में भी आपके माइटोसिस जो है वो पाई जाती है। और आपके गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स में माइटोसिस नहीं पाया जाता है, गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान और फिर वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेम माइटोसिस जो है वो इसका मतलब होता है थ्रेड, धागा, ठीक है, थ्रेड स्टेज। इसका नाम दिया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टेज है, माइटोसिस एक ड्रामेटिक स्टेज है और जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, वो आपको अगर आप माइक्रोस्कोप में अगर आप ऑनियन रूट टिप का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑनियन रूट टिप से आप देखते हैं स्लाइड, ठीक है, तो ऑनियन रूट टिप में आप देखिएगा कि जो क्रोमोसोम्स की अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो आपको दिखेंगी कि मेटाफेज भी दिखेगा, एनाफेज भी दिखेगा, टीलोफेज भी दिखेगा, ठीक है, इंटरफेज भी दिखेगा। तो ये एक ड्रामेटिक स्टेज है और विजिबल चेंज, मतलब माइक्रोस्कोप में जब आप स्लाइड देखेंगे रूट टिप की तो आपको अलग अलग स्टेजेस जो है वो दिखेंगी, ठीक है।
अब जो माइटोसिस है, हमने पहले ही बात की थी, माइटोसिस अलग अलग फेजेस में पाया जाता है, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और ये इनमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब प्रोफेज की हम अगर बात करते हैं, इंटरफेस से, जो इंटरफेस में सेल G1 में गया, S में गया, DNA का डुप्लीकेशन हुआ, G2 में गया और G2 से अब M फेज में आया, और M फेज की जो पहली फेज है वो कौन सी है, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में आप देखिए कि प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज है, मिडिल प्रोफेज है और लेट प्रोफेज है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में आप देखिए कि क्रोमेटिन थ्रेड्स सेपरेट, अभी तक हमने इनको क्रोमोसोम्स नहीं बोला है। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं ये इस तरीके के जाल 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 जाल। ठीक है, तो ये रुई के गुच्छे की तरह दिखते हैं। ठीक है, बंच ऑफ ग्लू, उसको हम स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या है कि ये क्रोमोसोम जो है ये कंडेंस होना चालू करते हैं और ये स्पाइरलाइजेशन। माइटोसिस में किस टाइप की कॉइलिंग होती है, जब मैंने न्यूक्लियस का मैंने जब चैप्टर बताया था तो न्यूक्लियस में बताया था कि माइटोसिस में प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग होती है और मियोसिस में पैरानिमिक कॉइलिंग होती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पाइरलाइजेशन कुंडलीकृत होने लगते हैं और इनमें प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग जो होती है ये स्टार्ट होती है। इसके साथ ही सेंट्रियोल जो हैं ये पोल्स ध्रुव की तरफ मूव करना चालू करते हैं। अर्ली प्रोफेज में आपको दिख रहा है, ठीक है, कि जो आपके सेंट्रियोल्स है ये ध्रुव की तरफ मूव करना चालू हो रहे हैं। मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम और कंडेंस होते जाते हैं, मतलब और मोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, थिकर होते जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल पहले ऐसा था, ठीक है, एक पीछे से दिख नहीं रहा था बिल्कुल, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, कि अगर अपन यहाँ देखें इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पर ये एक था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गई क्रोमोसोम की। ठीक है, और ये मोनाड से डायड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मोनाड एक है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसलिए ये डायड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर सेंट्रल्स क्या है, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट प्रोफेज में अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अर्ली प्रोफेज और मिड प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और आपको न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। लेकिन लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग गए। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो भी मेम्ब्रेन का कंटेंट है वो ER के साथ में अटैच होने लग गया है। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लग गया है और क्रोमोसोम आपको मोटे दिख रहे हैं और सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में दिख रहे हैं। क्रोमोसोम्स आर मोर कंडेंस्ड। ठीक है, और क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म में आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हटने वाली है और सेंट्रियोल्स जो हैं ये अपोजिट पोल्स पर भी आपको दिख रहे हैं। तो ये सारा क्या है कि ये एक ड्रामेटिक फेज है। ठीक है, कि यहाँ पर क्रोमोसोम आप देखिए कि यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में थ्रेड लाइक थे। ठीक है, फिर मिड प्रोफेज में थोड़ा कुंडलीकृत हुए और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल आपको डिवीज़न स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम भी दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम और मोटे हो गए हैं। ठीक है, अब ये सारा प्रोसीजर क्यों चल रहा है, ये सारा प्रोसीजर चल रहा है एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स को बनाना और उन दोनों में भी पेरेंटल सेल के समान ही DNA कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए। फिर आते हैं अपन प्रोमेटाफेज पर। ठीक है, प्रोमेटाफेज में आप ये देखिए कि डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस का जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हट चुका है। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोमेटाफेज। मेटाफेज से पहले की अवस्था, इसलिए इसको हमने नाम दिया प्रोमेटाफेज। ठीक है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया क्या है, प्रोमेटाफेज। ड्यूरिंग प्रोमेटाफेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर कंडेंस क्रोमोसोम। इस फेज में, ठीक है, इस प्रोमेटाफेज में, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि प्रोमेटाफेज में यहाँ पर आप ये इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में
प्रो मेटाफेज में जो आपके जो माइटोटिक स्पिंडल है, ये क्या, ये एक माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है। ये स्पिंडल अगर अपन एक सेल लें, ठीक है, और ये स्पिंडल का क्या है, ये माइटोटिक प्लेट है और यहाँ पर ये स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये स्पिंडल। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर। ये आप ये देखिए कि ये क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये जो जगह है ये क्या कहला रही है, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर जो है इन काइनेटोकोर के साथ में, ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर, और जो स्पिंडल फाइबर्स जो होंगी ये क्रोमोसोम के, कंडेंस्ड क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ में अटैच होंगी, ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोसोम। यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये देखिए ये काइनेटोकोर है, यहाँ पर ये काइनेटोकोर है, और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर के साथ में, यहाँ भी बीच में सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ये काइनेटोकोर है, और जो स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर के साथ में अटैच हो रहा है। अब ये काइनेटोकोर मतलब स्पिंडल फाइबर क्यों अटैच हो रहा है, क्योंकि अब इन स्पिंडल फाइबर्स को क्या है कि इन जो क्रोमोसोम है, इन ये जो डुप्लीकेटेड जिनमें डीएनए कंटेंट है, इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स पर खींचना है, ठीक है, जिनमें कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड अलग पोल की तरफ जाएगी और एक सिस्टर क्रोमेटिड अलग पोल की तरफ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये मेटाफेजिक प्लेट है, ये मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है, बीच में, ठीक है, बीच में, बिल्कुल बीच में। ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ये आप इसको इक्वेटर बोल सकते हैं, स्पिंडल का इक्वेटर, ठीक है। तो क्रोमोसोम कहाँ आ गए, इक्वेटर पे, मिडवे बिटवीन द स्पिंडल पोल, बीच में आ गए, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो कहाँ आ गए, बीच में आ गए। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, ठीक है, जिस पर क्रोमोसोम जो क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है। और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू सिस्टर क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जो है ये अटैच्ड है। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच सिस्टर क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। मेन इवेंट जो हो रहा है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेज प्लेट पर आकर अटैच हो गए हैं। बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, स्पिंडल जो आपके न्यूक्लियर स्पिंडल है उसमें ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये बीच में आकर अटैच हो गए। फिर आते हैं अपन एनाफेज के ऊपर, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज और एनाफेज, ठीक है। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की शॉर्टेस्ट स्टेज है, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज द क्रोमोसोम ऑफ मेटाफेज प्लेट स्प्लिट इन सिंक्रोनी एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड द स्पिंडल पोल। कि फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये सेंट्रोमियर था, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो था वो अटैच था, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच था। तो एनाफेज के दौरान हमने ये क्या कहा था कि यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया। तो यहाँ और पर क्रोमोसोम नंबर तो एक ही है, सेम है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर की वजह से। लेकिन एनाफेज के दौरान आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि जब स्पिंडल फाइबर पोल्स की तरफ खींचेंगे, पोल्स की तरफ जब ये जोड़ लगाएंगे, काइनेटोकोर से खींचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमेटिड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमेटिड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ये एक स्पिंडल यहाँ पर और यहाँ पर ये अलग, ठीक है, ये क्रोमेटिड अलग हो गए। अब जब इनमें दोनों सेंट्रोमियर अलग अलग है, ये एक सेंट्रोमियर था तो ये एक ही क्रोमोसोम था, लेकिन अब यहाँ पर ये सेंट्रोमियर अलग अलग हो गया है, तो ये क्या हो गए, ये 2 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए कंटेंट भी आ गया, ठीक है।
दिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल, क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल जो है वो शॉर्ट होते देखते हैं। अगर अभी अपन देखते हैं ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, ये अपन मेटाफेसिक प्लेट की बात की, ये मेटाफेस का है, मेटाफेस, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर मतलब कि जो सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गए क्या आपके क्रोमोसोमल फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर मतलब कि बीच में कोई क्रोमोसोम नहीं आ रहा है, ठीक है, पोल टू पोल फाइबर रन कर रहा है, ठीक है। और मेटाफेज में आपको इंटरजोनल फाइबर नहीं दिखने को मिलेगा। एनाफेज में आपको इंटरजोनल फाइबर जो है ये देखने को मिलेगा। इंटरजोनल फाइबर आपको एनाफेज के दौरान देखने को मिलेगा, जब जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे, तो इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में जो कि अब क्रोमोसोम बन चुके, ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में फाइबर्स का निर्माण होगा और ये होंगे कौन से, इंटरजोनल फाइबर। वापस से सुनिए, स्पिंडल फाइबर में 3 मेन प्रकार के आपके फाइबर से, क्रोमोसोमल फाइबर जो कि पोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस फाइबर, ठीक है, अपन क्रोमोसोमल फाइबर को डिसकंटिन्यूअस फाइबर भी बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस फाइबर जो पोल टू पोल चल रहा है और बीच में कोई क्रोमोसोम नहीं आ रहा है। और इंटरजोनल फाइबर मेटाफेज में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एनाफेज में इंटरजोनल फाइबर देखने को मिल रहा है। जब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फाइबर बन रहा है वो है इंटरजोनल फाइबर, ठीक है। अब इन दोनों क्रोमेटिड्स को पोल्स की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोमल फाइबर्स जो करेंगे वो क्या करेंगे, पुल करेंगे पोल की तरफ, ठीक है, और इंटरजोनल फाइबर जो करेंगे वो पुश करेंगे, धक्का देंगे कि आप भाई पोल की तरफ जाओ। नेक्स्ट आते हैं अपन टीलोफेज पर, ठीक है। टीलोफेज ये कब स्टार्ट होता है, जब क्रोमोसोम पोल्स पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये पोल्स पर पहुंच गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डेवलप होने लग गई है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है अनकॉइल होने लग गए हैं कि बिल्कुल पेरेंटल सेल के समान ही बना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है ये अनकॉइल होने लग गए हैं कि भाई अब हमें बहुत टाइट नहीं रहना है, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है, तो ये अनकॉइल होने लग गए टू फॉर्म क्रोमेटिन रेटिकुलम, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल और न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, वो माइक्रोट्यूब्यूल जो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के हैं वो डिसअपेयर और डिसअसेंबल होने लग जाते हैं। तो यहाँ तक आप देखिए कि कैरियोकाइनेसिस की न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीज़न हो रहा है टीलोफेज तक। फिर आते हैं अब भाई न्यूक्लियर मटेरियल का तो डिवीज़न हो गया। अगर अपन एनिमल सेल की बात करें तो अब हमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न करना है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिगिन जस्ट एज माइटोसिस एंडिंग विद अ लिटिल ओवरलैप, ठीक है। जैसे ही माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हुआ और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन प्रोसीजर जो भी रॉ मटेरियल वो चाहिए वो तो पहले ही बनते रहते हैं। द सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये सेल फरो बनने लगती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फरो बनाने लगती है और ये धीरे धीरे अंदर मूव करने लगती है और पूरा बनने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाता है, डिवीज़न हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। और ये डॉटर सेल बिल्कुल अपने पेरेंटल सेल के समान ही होती है कि पेरेंटल सेल में अगर 2n कंपोजिशन है तो जो डॉटर सेल होंगी उनमें भी 2n कंपोजिशन ही रहेगा। तो माइटोसिस जो होता है उसमें जो पेरेंटल सेल है उसी के बराबर जो डॉटर सेल्स हैं उनको उसी मात्रा में और उसी कंटेंट में मटेरियल जो है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फ़ोटो है और हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं ऑनियन रूट टिप से, और उसमें माइटोसिस की अलग अलग स्टेजेस आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पोल्स पर है क्रोमोसोम, तो ये एनाफेस लेट एनाफेस हो गया।
यहाँ पर आप देखिए कि अगर बीच में आप ये देखिए कि ये माइटोटिक प्लेट से जुड़ा हुआ, तो ये आपके मेटाफेज हो गया। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सेल डिवाइड होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। सेल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक डिवाइड होती है। ठीक है। हम ये देखते हैं कि जब यंग एज होती है तो ग्रो होता है, तो सेल डिवीज़न अच्छा होता है। लेकिन जब आप एक मिड एज में आ जाते हैं, एडल्ट एज आ जाती है, तो वहाँ पर सेचुरेशन आने लग जाता है। ठीक है। और ओल्ड एज में नेगेटिव ग्रोथ होने लग जाती है कि सेल जो होती है वो सेल डेथ जो होती है वो होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा डिवाइड करती रहेगी। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि रेगुलेशन, और अगर सेल रेगुलर डिवाइड करे तो उससे बहुत ही एक खौफनाक बीमारी जो जिसको हम बोलते हैं कैंसर, वो डेवलप होता है कि रेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है। और रेगुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, उससे क्या है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी होने लगती है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर में यहाँ पर सेल साइकिल में क्या होता है कि चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। सेल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है इज डिपेंडेंट अपॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये आप देखिए कि एक तो होता है G2, एक होता है G1S चेक पॉइंट, G1S चेक पॉइंट। ठीक है। एक होता है G2M चेक पॉइंट, और एक होता है आपके M चेक पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब सेल G1 से S में जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए G1 से जब S में जा रही है तो यहाँ पर चेक पॉइंट होगा। ठीक है, कि भाई आपने पहले ही सारी तैयारी कर ली है या नहीं कर ली है। ठीक है, आप एस फेज की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने तैयारी पूरी नहीं की है तो करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए आपको एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो पूरा करिए और फिर आप एस फेज में जाइए। फिर आपके आता है G2 से M कि भाई G2 में आप ये देख लीजिए कि डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है या नहीं हुआ है, जो भी मटेरियल चेक पॉइंट स्पिंडल फाइबर्स की तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो पूरा करिए। तो ये G2M चेक पॉइंट। ठीक है, और फिर M चेक पॉइंट जो कि आपके मेटाफेज के टाइम होता है, मेटाफेज, लेट मेटाफेज, M चेक पॉइंट। जब ये देखा जाता है कि भाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हैं कि नहीं हुए। अगर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं होंगे तो क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे और एबनॉर्मेलिटी डेवलप होंगी। ठीक है, तो सेल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल चेक पॉइंट्स विच प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल साइकिल एक्टिवेशन एंड कंटिन्यूएशन। की भाई कोई कमी रह गई है तो उसको आप पूरा कर दीजिए, अगर नहीं है तो उससे तो फिर सेल डेथ होगी और उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। फॉर एग्जाम्पल द G2M, ये आपका कहाँ है G2M, ये G2M। ठीक है, ये G2M एंश्योर द सेल्स कंटेनिंग डैमेज डीएनए डू नॉट एंटर माइटोसिस। अभी बताया कि डैमेज्ड डीएनए जो है वो माइटोसिस में ना आए। अब ये चेक पॉइंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द CDK और साइक्लिन। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और साइक्लिन्स जो हैं ये सारे आपके कोऑर्डिनेट करती है इन एक्शंस को। These checkpoints become important in the setting of DNA damage. ठीक है, DNA damage activates these checkpoints to ensure genomic integrity by repairing damaged DNA. डैमेज DNA है तो उसको आप रिपेयर कर दीजिए, नहीं तो फोर्सिंग द सेल टू एंटर प्रोग्राम सेल डेथ। मैंने बताया आपको कि प्रोग्राम सेल में चले जाइए। चेक पॉइंट्स एंड DNA डैमेज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्टर्ड इन न्यूमरस मैलिग्नेंसीज। ठीक है, अगर ये नहीं देखा जाए, अगर डीएनए डैमेज नहीं देखा जाए तो ये मैलिग्नेंसीज या कैंसर या ट्यूमर्स में डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब माइटोटिक पॉइजन्स क्या होते हैं? माइटोटिक पॉइजन्स वो होते केमिकल्स जो कि माइटोसिस को अफेक्ट करते हैं या इसे रोकते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कोल्चिसिन या मस्टर्ड गैस। कोल्चिसिन को अप्लाई करने पर क्या होता है कि न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस ब्रेक हो जाएगा तो क्रोमोसोम क्या होंगे, वो अटैच नहीं हो पाएंगे और उससे क्या पॉलीप्लॉइडी होएगी। मस्टर्ड गैस, ये क्रोमोसोम को ही फ्रेगमेंट कर देंगे, ठीक है। माइटोजेंस, माइटोजेंस क्या होते हैं, फैक्टर्स विच इंड्यूस माइटोसिस, वो फैक्टर जिनकी वजह से माइटोसिस होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गए या टेम्परेचर हो गया। अब क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि पेरेंटल सेल के समान ही डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, ठीक है। जो पेरेंटल सेल के पास है वो ही उस पेरेंटल सेल को बराबर बराबर मात्रा में डॉटर सेल्स को देना है, उतना ही देना है, ठीक है। तो माइटोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर एंड जनरेट्स न्यू सेल, कि माइटोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, ठीक है। 2n अगर कोई पेरेंटल सेल है तो जो डॉटर सेल होगी वो भी 2n ही होगी। द पर्पस ऑफ माइटोसिस द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, की ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है। और जाइगोट जब डिवाइड होता है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में, ठीक है, कि सिंगल सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 और 8 से 16 सेल्स बनती है, ठीक है। तो उसमें भी माइटोसिस जो होता है वो वर्क करता है। इट ऑल्सो रिप्लेसेस आउट द वॉर्न आउट सेल्स, मतलब कि आपके कहीं लग गई है, ठीक है, कहीं लग गई है तो यहाँ पर सेल्स जो होगी वापस रीजनरेट करेंगी और आपके वुंड को ठीक करेंगी। तो आपके माइटोसिस, आपके जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में आपके इंटरफेस है, इंटरफेस और एम फेस है। इंटरफेस G1, S और G2 फेस है और एम फेस में आपके क्या है, आपके कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में आपके है प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस। और उसके बाद में दो डॉटर सेल्स का, एक सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। थैंक यू।